ओके सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे हैं और सभी की सेहत भी बहुत अच्छी है। डियर स्टूडेंट, टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो सीरीज अपनी चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और टूल के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज नन अदर देन क्लोनिंग वेक्टर। जब हम इस चैप्टर के बहुत सारे टूल्स के बारे में बात करते हैं, इनमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है क्लोनिंग वेक्टर। आखिरकार क्या होता है क्लोनिंग वेक्टर, कैसे ये काम करता है और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है आरडीटी यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, ये आज के इस सेशन में आपके सामने 3D के माध्यम से क्लियर होने जा रहा है। तो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिए टू गेन मैक्सिमम क्लैरिटी। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लोनिंग वेक्टर आखिर होता क्या है। क्लोनिंग वेक्टर से भी पहले हम यह जानना चाहेंगे कि वेक्टर क्या होता है। डियर स्टूडेंट, जब हमको हमारे डिजायर्ड जीन को किसी होस्ट सेल के अंदर पहुंचाना होता है तो इसके लिए हम जिस डीएनए सेगमेंट का यूज करते हैं एज अ व्हीकल, उसे ही वेक्टर कहा जाता है। आमतौर पर इसके लिए हम प्लाज्मिड को यूज करते हैं, और जब एक प्लाज्मिड के अंदर रेप्लिकेशन करने की क्षमता होती है तो क्या वो अपनी कॉपीज बना सकता है? यस, वहां पर वो अपने क्लोन्स बना सकता है। तो ऐसे में अगर किसी वेक्टर के पास में रेप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए साइट मौजूद हो तो उसे हम क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। इसी क्लोनिंग वेक्टर में अगर हमारा डिजायर्ड जीन भी इंसर्ट हो जाए तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारे सामने बन के आएगा उसके अंदर कैपेबिलिटी होगी कि वो अपनी संख्या भी बढ़ा सके, क्लोनिंग कर सके, और ऐसी सिचुएशन में हम इसे क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी में जिस क्लोनिंग वेक्टर का जिक्र आता है दैट इज PBr322। ये प्लाज्मिड ही है एक तरह का, दैट वाई यहां पर आपको स्मॉल p जो रेफर करते हुए दिखाई दे रहा है ये प्लाज्मिड के लिए है, और BR जो है ये बॉलिवर और रॉड्रिक्स के नाम पर है जिन्होंने इस हमारे प्लाज्मिड और इस क्लोनिंग वेक्टर को यहां पर इजाद किया था, इन्होंने इन्वेंट किया था। तो डियर स्टूडेंट, PBr322 जो है ये आपके सामने स्ट्रक्चर इसमें मौजूद है। जैसे मैंने आपको बात बताई कि डियर स्टूडेंट यहां पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी कि रेप्लिकेशन की शुरुआत करने के लिए साइट मौजूद होनी चाहिए। क्या आपको यहां पर इसके अंदर में कुछ ऐसा रीजन दिखाई दे रहा है? यस, हियर इट इज ORI। चूंकि इसके अंदर में ORI है तो ये PBr322 अपने साथ में जो भी डिजायर्ड जीन अटैच करेगा उसको भी यहां पर अपने साथ ही रेप्लिकेट करवाता जाएगा। इससे फायदा यह होता है कि हमारी डिजायर्ड जीन भी अपनी संख्या बढ़ाती जाती है। इसके अलावा कुछ और जो रीजन है इनके अंदर, उन पर भी हम गौर करें तो आप यहां पर देख रहे हैं AMPR। ये AMPR क्या है? दिस इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। एम्पिसिलिन अपने आप में एक एंटीबायोटिक होता है जो कि बैक्टीरिया को ग्रो करने से रोकता है। ठीक है, ऐसे ही आप एक और TETR भी यहां पर देख रहे हैं, दैट इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन भी क्या होता है? ये भी एक एंटीबायोटिक है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास में हमारा ये प्लाज्मिड होगा तो उसके पास में एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होगा। ठीक है ना, यानी कि अगर किसी मीडियम के अंदर जो बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है उसमें अगर एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन हो, उसके अंदर भी हमारा वो होस्ट सरवाइव कर जाएगा जिसके अंदर ये डीएनए मौजूद हो। क्लियर? लेकिन इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ यहां पर दिखाई दे रहा है। लाइक अब बात करें PST1, PVU1, EcoR1, CLA1, HIND3, BAMH1, SAL1, आखिर इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? डियर स्टूडेंट, ये सब दरअसल क्लोनिंग साइट्स हैं। ये वे साइट्स हैं जहां पर हम हमारी डिजायर्ड जीन को इंसर्ट कर सकते हैं। हम यहां पर ऑब्वियस तौर पे वही साइट को यूज करेंगे जो कि हमने हमारे डिजायर्ड जीन को अपने सोर्स डीएनए से कट करते वक्त यूज करी थी। अगर हमने सपोज करिए EcoR1 के जरिए कट किया है वहां पर, तो उसके पास जो स्टिकी एंड मौजूद होंगे वो इसी EcoR1 साइट के ऊपर में अच्छे से अटैच हो सकते हैं, लाइगेट हो सकते हैं। तो अगर हमें यहां पर EcoR1 की साइट पर हमारा डिजायर्ड जीन अटैच करना है तो उसे ही हम अगेन यहां पर अगर यूज करेंगे तो क्या डीएनए यहां से कट हो जाएगा? यस, कट हो जाएगा, और हम फिर हमारा डिजायर्ड जीन यहां पर इंसर्ट करवा पाएंगे। लेकिन यहां पर कुछ और भी परिप्रेक्ष्य हमारे सामने आते हैं। जैसे अगर इस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर में हम अपनी एक डिजायर्ड जीन को इंसर्ट कर दें तो क्या ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो है क्या ये एक्टिवेट हो पाएगी? क्या फिर वो हमारी होस्ट सेल जिसके अंदर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंचेगा, क्या वो एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर जब अपना डिजायर्ड जीन इसके बीच में इंसर्ट कर दिया तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट की जो जीन है ये अब इनएक्टिव हो जाती है। इसे कहा जाता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। हमारी एनसीईआरटी भी इसके विषय में बात करती है। तो ये
आई होप सभी को क्लियर हो गया है। अब हम यहां पर चूंकि ये बात जान चुके हैं कि हमारे जो भी ये क्लोनिंग साइट्स हैं इन पर हमारी डिजायर्ड जीन इंसर्ट हो सकती है और वो भी सेम होनी चाहिए दोनों ही जगहों पर। जब सोर्स से आप कट कर रहे हैं उस वक्त जिस एंजाइम को, जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आप यूज कर रहे होंगे वही आप यहां पर यूज करेंगे। और फिर जब आप दोनों ही सेगमेंट्स को, यानी कि हमारे जो डिजायर्ड जीन है उसे और साथ ही साथ हमारे इस क्लोनिंग वेक्टर को अगर आप साथ में रखते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसे कट कर देगा और फिर आप यहां पर डीएनए लाइगेज के माध्यम से हमारे उस डिजायर्ड जीन को इस क्लोनिंग वेक्टर के अंदर में इंसर्ट कर देंगे। और तब हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनकर तैयार होगा वो अपनी संख्या भी बढ़ा सकेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ORI है, और फिर हम इसे होस्ट के अंदर में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आज के सेशन से आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि आखिरकार जो हम PBR322 क्लोनिंग वेक्टर के रूप में स्टडी करते हैं इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और क्या स्थान है इसका RDT के अंदर में। फर्दर आगे और भी टूल्स को अपन ऑब्जर्व करेंगे आने वाले सेशन के अंदर, तो उसके लिए बने रहिए हमारे साथ में। सी यू सून इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।